बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मरियम हाशमी और प्रोग्राम ब्रंच टाइम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना व तआला की नेमतों का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे। नाजरीन, ब्रंच टाइम की आज जो है फ़िज़ा वो बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज का जो हमारा मौजू है वो सारे लोगों के दिलों को छू जाने वाला मौजू है। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कोशिशें करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं और हर किसी की लाइफ का कोई ना कोई एक अज़्म होता है, कोई ना कोई एक मकसद है जो वो लेकर चलता है, अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और ज़िंदगी है माशाल्लाह, ज़िंदगी की अपने रंग हैं जो दिन ब दिन हर दिन के साथ बदलते जाते हैं। कभी ये खुशियाँ बिखेरते हैं और कभी एक अचानक ऐसा लम्हा आता है जो आपकी ज़िंदगी का रुख ही बदल के रख देता है। अब होता क्या है कि जब इस तरह के चेंजेस आते हैं, इस तरह की तब्दीलियां ज़िंदगी में आती हैं, तो कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं। लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हीं मुश्किलात को अपनी ताकत बनाते हैं, इसी सफ़र को, इसी मुश्किल सफ़र को दूसरों के लिए रोशनी और उम्मीद का सफ़र बनाते हैं। आज की जो हमारी मेहमान हैं वो इसी बात की एक ज़िंदा मिसाल है माशाल्लाह, क्योंकि क्या हुआ कि उनकी ज़िंदगी ऐसी थी, नॉर्मल ज़िंदगी जैसे हर इंसान की होती है माशाल्लाह, आम खुशगवार ज़िंदगी उनकी जो थी उसकी शुरुआत हुई। लेकिन एक वक्त, एक लम्हा ऐसा आया जिसने उनकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। शादी हुई, शादी के खूबसूरत ख्वाब उन्होंने सजाए, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद एक ऐसा हादसा आया जिसने उनकी ज़िंदगी जो है उसको बदल कर रख दिया। उस मुश्किल दौर में वो किस तरह से निकली, किस तरह से उन्होंने अपने आप को दोबारा खड़ा किया, उस हौसले की जो मिसाल है वो आज हम उनसे लेंगे। उनसे आज हम बहुत सारी ऐसी बातें पूछेंगे जो बहुत सारे लोगों के दिलों को छू जाने वाली हैं। आज की गुफ्तगू एक दास्तान नहीं या एक हादसे की दास्तान नहीं, बल्कि एक उम्मीद, हौसले और सबसे बढ़कर अल्लाह पर तवक्कुल जो है उसकी मिसाल है। आज हम उनसे जानेंगे कि ज़िंदगी में अगर कोई हादसा आ जाए तो ज़िंदगी को किस तरह से गुजारा जाए, हौसला कहाँ से लिया जाए और मुश्किल तरीन सफ़र जो है उसको दूसरों के लिए राह हिदायत या रोशनी कैसे बनाया जाए। मिलवाते हैं आपको अपनी गेस्ट से। हाँ जी, नाहिद अख्तर हमारे साथ मौजूद आई हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। वालेकुम अस्सलाम मरियम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाहिद के बारे में मैं बताती चलूँ कि नाहिद माशाल्लाह वेल क्वालिफाइड है, पाकिस्तान से माशाल्लाह इन्होंने अपनी तालीम हासिल की है। हादसा हुआ, हादसे से थोड़ा सा ज़रा डिसेबल हो गई, उनकी थोड़ी सी टांग का मसला, उसके बारे में हम उनसे जानेंगे कि इस हादसे के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ाई और किस तरह से अपने आप को जो है वो लेकर चली। हमारे साथ हमारी लाइफ कोच मौजूद है, मेंटल हीलर हैं हमारे साथ माशाल्लाह, और आज के प्रोग्राम में हम उनसे एडवाइस लेंगे, उनसे पूछेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वो टॉक करती हैं, बात करती हैं और नफ्सियात को बहुत अच्छे से जानती हैं, किस तरह के ट्रॉमा से किस तरह से निकला जाए, जो ये पेन है इसको किस तरह से हम पर्पस में चेंज कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साजिदा अमीन ऑस्ट्रेलिया से। अस्सलाम वालेकुम साजिदा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नो प्रॉब्लम। आई एम ऑल गुड। साजिदा, आपका बहुत अल्लाह का शुक्रिया, शुक्र। आपने हमें दोबारा से जी जी। ज्वाइन किया। और आज के इस प्रोग्राम में आप जानती हैं कि आज का मकसद ये है कि आज हम ऐसी गुफ्तगू लेकर उठें और ऐसा मैसेज लेकर उठें इस प्रोग्राम से जो सबके लिए ज़िंदगी गुजारने में जो है वो आसानी करे। अब हमारे साथ मौजूद है, आपसे भी हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ हमारी किचन कॉर्नर में मौजूद है हमारी अपनी मदीहा, और मदीहा से भी पूछते हैं आज वो कौन सी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं मदीहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज क्या ज़बरदस्त सा बना रही हूँ मदीहा? आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन येरो रैप विद सत्सिकी सॉस। और ये आप क्योंकि पिकनिक का दौर आ रहा है, पिकनिक पे लोग जाते हैं, तो ये आप इसको अपने पिकनिक में भी लेके जा सकते हैं, टी टाइम में इंजॉय करें, बच्चों को लंच में भी बना कर दे सकते हैं। सिंपल है बट थोड़ी यूनिक रेसिपी है। ये रैप है और सम इंग्रेडिएंट उसमें आगे पीछे करेंगे और एक मज़ेदार किस्म की एक डिश बन जाएगी जो हेल्दी भी है और खाने में भी मज़े की है। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट, पेपरिका पाउडर, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया, नमक और ऑरिगेनो डालेंगे, या आप इटालियन हर्ब मौजूद हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा योगर्ट जाएगा। इसको आप मैरिनेट करके रखेंगे 10 to 15 मिनट, नहीं तो आप ऐसे ही डायरेक्टली भी इसको बना सकते हैं। वेजिटेबल्स में मैंने लिया है क्यूकम्बर, प्याज, टमाटर, हरा धनिया। ये मैं योगर्ट की एक सत्सिकी सॉस आपको बनाना बताऊंगी, आप मेरे साथ रहिएगा और मैं योगर्ट के साथ ये सॉस तैयार करूंगी।
ज़बरदस्त मदीहा, आपकी ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी का हमें वेट रहेगा। चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। मेहमान से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाहिद, बात हो रही है आपकी ज़िंदगी की। आपने माशाल्लाह एक ज़िंदगी का सफ़र गुजारा है, ज़रा बताइएगा अपने बारे में हमारी देखने वालों को। सबसे पहले तो मरियम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और ये मौका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूँ। बहुत शुक्रिया। तो मेरा नाम नाहिद अख्तर है। मैं पाकिस्तान के सूबा सिंध के अंदरूनी शहर सक्कर से बिलोंग करती हूँ और मेरी सारी एजुकेशन वहीं की है। मैंने माशाल्लाह मास्टर्स किया, एमए बीएड हूँ और उसके अलावा मैंने काफ़ी डिफरेंट कोर्सेज़ किए, लाइक आईटी में, स्टिचिंग में, ब्यूटिशियन हूँ मैं और उसके अलावा हैंडक्राफ्ट क्रिएटर हूँ मैं। मतलब आप में शुरू से एक थी, मतलब कि आप अब कुछ ना कुछ करना चाहती थी और माशाल्लाह ये काफ़ी स्किल्ड प्रोफेशंस हैं जिनको आपने चूज़ किया। जी, शुरू से ही बस मुझे हर चीज़ का शौक़ होता था। मैं बहुत शौक़ और चंचल होती थी और मेरी ख्वाहिश होती थी कि मुझे हर काम आए। मेरी विश होती थी कि कोई ऐसा काम ना हो कि जिसमें ये कहना पड़े कि ये मैं नहीं कर सकती। तो इस शौक़ में मेरी शिद्दत तब इख्तियार हुई जब सडनली मेरे फादर की डेथ हुई और उसके बाद जो है वो हमने कुछ मुश्किल हालात देखे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी स्टडी को मैंने कंटिन्यू किया मेहनत करते हुए और फिर उसके बाद माशाल्लाह मैंने एमएड किया। उसके बाद जॉब की, एक अच्छे स्कूल में मुझे एपीएस में जॉब मिली। वहाँ मैंने 8 साल जो है वो एज अ अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। सही, माशाल्लाह। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ पर? माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। स्कूल में भी आपको पता है कि आर्मी का तो ज़रा कुछ अलग ही सेटअप होता है सारा उनका, तो उनके साथ भी काफ़ी अच्छा रहा। उसके अलावा भी मैं इवनिंग में फिर डिफरेंट एकेडमीज़ में मैं ट्यूशन देती रही हूँ। तो मेरा सारा पीरियड बस इसी तरह से पढ़ाई में ही ज़्यादा गुजरा ना, पढ़ने और पढ़ाने में। सही। और उसके बाद आपकी ज़िंदगी का रुख कैसे बदला? ज़िंदगी का रुख ऐसे बदला कि जॉब के बाद फिर मेरी शादी हुई और शादी के 1 वीक बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये कह लें कि फ़र्स्ट टाइम जैसे मकलावे आते हैं मदर की तरफ, तो मैं और मेरे हस्बैंड तो रास्ते में थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट इतना शदीद था ना कि मैं बिल्कुल बेड पर आ गई। यानी मैं अपना बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर सकती थी और आप इमेजिन करें कि एक ऐसी लड़की जिसको किसी से कोई काम, छोटा सा काम करवाते हुए जो है वो मुश्किल लगता था कहना, तो वो बिल्कुल मोहताज हो गई और शादी की बाद की लाइफ के बारे में जो ख्वाब देखे थे वो सब चकनाचूर हो गए। तो ये वो दौर था मेरे लिए, बहुत मुश्किल दौर था। मैं बहुत डिसहार्ट हुई कि ये मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन ये है कि अल्लाह ने बहुत साथ दिया, अल्लाह ने हिम्मत दी, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो माशाल्लाह वो टाइम जैसे भी गुजर ही गया। सही। मैं साजिदा से पूछना चाहूँगी, साजिदा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, अचानक ज़िंदगी बदल जाती है, अचानक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे उन्होंने बताया किसी की डेथ हो जाए, आपके बहुत कोई करीबी दुनिया से चला जाए, तब आपका दिल दुनिया से जो है वो ऊब जाता है। आप जो है दुनिया में आपका दिल नहीं लगता, चीज़ें करने को दिल नहीं करता, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आप पे होती हैं, वो नहीं आप कर सकते। उसके अलावा जैसे इन्होंने बताया कि जिस तरह ये बेड पर आ गई, किसी से हेल्प लेना नहीं चाहती थी अपनी लाइफ में, एक अच्छी खासी हंसती खेलती ज़िंदगी जब इस तरह से चेंज आ जाए, तो आप उसको किस तरह लेती हैं और क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस करेंगे आप इस मौके पर? जी, ये कहते हैं ना कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो अभी मैं नाहिद जो हैं इनको मैं देख रही थी, सुन रही थी, तो मैंने जो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, सबसे पहली बात ये है कि जब हम अपने बच्चों की ब्रॉटअप करते हैं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनके पेरेंट्स की ब्रॉटअप की, कि इनके फेस के ऊपर व्हेन शी वाज गिविंग हर स्टोरी आई कुड सी कि शी वाज द फाइटर। तो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें, चाहे जितने भी अच्छे हालात हों, कि उन्हें मुश्किल के लिए तैयार करें। तो इन्होंने फिर उसी को आगे जो है वो टेक किया, अपने पेरेंट्स के जो लेसन्स हैं या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इनकी जो ब्रॉटअप है उसने इन्हें इस तरह से बनाया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों में चाहे जितने ही आप वेल ऑफ हों, जो भी हों, उनको मुश्किल वक्त का जो है ना वो ज़रूर साथ साथ बिहेवियरल ट्रेनिंग करें, ताकि उनको पता हो कि जब ऐसा कोई मुश्किल वक्त आए तो कैसे हमने कोप अप करना है।
और दूसरा ये है कि देखिए जो मुश्किलें हैं, जो फियर्स हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं, उनको हील होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ आज आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि एक डॉक्टर हैमर हैं जर्मनी में, उनके बेटे की 19 इयर्स का वो था, इटली गया हुआ था किसी कॉन्सर्ट में, उसको कोई वहाँ पर कोई हंगामा हो गया और उसकी डेथ हो गई, उसको गोली लगी। तो उसके बाद जो है डॉक्टर हैमर जो है उनको कैंसर हो गया। तो वो ट्रॉमा था। जो ट्रॉमा होता है, किसी किस्म का भी ट्रॉमा, उसकी हीलिंग बहुत जरूरी है। उसकी हीलिंग साइकोलॉजिकली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। अगर आप उस ट्रॉमा को बार बार रिविजिट करेंगे, वो हीलिंग के दरमियान में रह जाएगा, हील नहीं होगा, तो वो फिर बहुत ही खतरनाक बीमारियां जो हैं वो उससे जन्म लेती हैं। जैसे बहुत से कैंसर्स जो हैं वो वहां से जन्म लेते हैं। एस्थमा हो सकता है आपको, बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनका डायरेक्टली आपकी नफ्सियात से ताल्लुक है। बिल्कुल। क्योंकि जो भी लाइफ में चीजें होती हैं, जैसे इनका एक्सीडेंट हुआ, तो ये बहुत जरूरी है कि फिजिकली तो चलें, इन्होंने उससे रिकवर किया, तो इनका मेंटली वहां से रिकवर होना भी बहुत जरूरी है। हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ना समझें कि अगर आप रोते हैं या उसको आप मोर्न करते हैं तो वो गलत है। नो नो, दैट्स अ हीलिंग प्रोसेस। सही। मगर जो हीलिंग प्रोसेस है, अगर रास्ते में छोड़ दिया जाए ना, तो वो जख्म जो बार बार छिलेगा ना, वो फिर खतरनाक आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस लेके आता है। तो मैं खुद भी जो है मुझे तो खुद भी बहुत मुश्किलें लाइफ में आई। आप सबसे पहली बात है, पाकिस्तान तो हमारे दिल में बसता है, वहां से बिल्कुल। इमिग्रेट करना ही एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। हाँ, और अपने बच्चों को यहाँ लेके आना, फिर इस माहौल में नए में लाके उनको पालना, वो सारा कुछ एक चैलेंज था। मगर कभी ऐसा नहीं याद कि मरियम कि मैंने अल्लाह से कभी गिला किया हो। मुझे हमेशा अच्छा लगा कि ये जो है, ये मेरे लिए है कि आगे मैं स्ट्रगल करूं और अपनी जिंदगी को मजबूत बनाऊं। तो मेरा यही है कि giving up is not an option. Just fight for your right and fight wherever you are, पॉजिटिव रहें। और कभी भी जो है वो ये ना कहें कि मेरे साथ ये हो गया है तो ये मैं शायद अल्लाह की तरफ से, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ रीज़न होती है जिसकी वजह से ये चीज़ें हमारे ऊपर आती हैं। रब हमसे बहुत बड़े काम लेना चाहता है। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने देखें कितने कोर्सेज किए, क्या कुछ ये कर रही हैं, और might be after the accident she got like all her strengths, whatever she had in her body, in her life, like came forward। और अब जो है वो क्या बनी है, कुंदन बन गई है ना। बेशक जी। बेहतरीन साजिदा, तो बिल्कुल यही सही। मैं बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हिम्मत है, हौसला है, वो इंसान के अंदर होता है। और वो साजिदा ने इसकी खुली मिसाल है कि आपने किस तरह हिम्मत से अपने आप को संभाला। अच्छा साजिदा, कई एज अ पेशेंट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत से लोग ट्रॉमा में होते हैं, उस ट्रॉमा में आप क्या समझती हैं कि वो जो ट्रॉमा जिससे आप गुजरी हैं, कितना टाइम लगता है उस ट्रॉमा से निकलने में, और आपने अपने आप को किस चीज़ से हौसला दिया कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने पाँव पर दोबारा से खड़े होना है? क्योंकि बड़ी अर्ली एज है, जैसे आपने बताया कि शादी के फ़ौरन बाद आप नई ज़िंदगी में कदम रखते हैं और साथ ही आपके जो है साथ कोई हादसा पेश आ जाए। जी, बस उस वक्त तो इस तरह लगा जैसे एकदम से सब कुछ ख़त्म हो गया है। बिल्कुल। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने जो पूरी लाइफ में इतनी मेहनतें की वो सब ज़ाया हो गई हैं। और ख़ुद को, अपने आप को देख के, क्योंकि मेरी दोनों टांगें बिल्कुल मुकम्मल तौर पे डैमेज थी, मेरा चेहरा मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया था। चेहरे की मेरी सर्जरी हुई है, दांत वाँत सब टूट गए थे। तो जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकूँगी, अब मैं नहीं उठ सकूँगी। लेकिन फिर एक ख़्याल आया दिल में, ये कह लें कि अल्लाह की तरफ से ही मुझे थोड़ी सी हिम्मत हुई कि अल्लाह मियाँ अपने आजमाइशें आती हैं, अल्लाह मियाँ अपने जो है वो ख़ास बंदों को ही आजमाता है। बिल्कुल। मैंने फिर अपने आप को समझाया कि नहीं, मैंने हिम्मत करनी है, मैंने दोबारा से अपने आप को उठाना है। तो फिर इस तरह से जो है वो हिम्मत की और एक्सरसाइज वगैरह की, जैसा जैसे डॉक्टर्स बताते गए। मैंने अल्लाह से गिला नहीं किया, बस यही कहा कि अल्लाह जैसे आपकी मर्ज़ी, जिसमें आप खुश, मैं आपकी रज़ा में खुश। तो उसका फिर ये हुआ कि मैंने बहुत जल्दी जो है वो रिकवर किया। सही। अच्छा, इस स्टेज पर फैमिली की सपोर्ट कितनी ज़रूरी है? आपके हस्बैंड हैं, आपकी फैमिली है, आपके घर वाले हैं, तो उनकी सपोर्ट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि उन्होंने आपको कितना हेल्प किया? उनकी सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते थे हम। मुझे मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, स्पेशली मेरी मदर, मेरी सिस्टर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं बिल्कुल बेड पे आ गई थी। जी जी। तो मेरी मदर्स ने मुझे इस तरह से दोबारा मुझे पाला जैसे एक छोटे बच्चे को पालते हैं। मुझे क्लीन करवाना, मुझे खाना खिलाना, मुझे चेंज करवाना,
तो मैं अम्मी का बहुत मेरे ऊपर ये कि माँ बाप का तो एहसान हम उतार ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने दोबारा 2 दफ़ा मुझे दोबारा से ये कि परवान चढ़ाया। ये बहुत बहुत बड़ी बात है और अल्लाह सुब्हाना व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सारे वालिदैन को उनके बच्चों की खुशियाँ दिखाए। साजिदा, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी फैमिली सपोर्ट कितनी ज़रूरी है इस तरह के स्टेज पे, और फैमिलीज़ अगर कोई इस तरह से गुजर रही हैं इस वक्त, तो वो किस तरह से अपने जो है प्यारों को वापस ज़िंदगी की तरफ लेकर आएँ? जी जी, फैमिली तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। उसका एक हम खास तौर पे जो हम लोग हैं पाकिस्तान इंडिया के जो लोग हैं, हमारी फैमिलीज जो हैं वो हमारे साथ खड़ी होती हैं। यहाँ पर तो चलें 18 के बाद जो है वो होता है कि चलें आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपने अपने घर में हो जाएं। तो हमारे पाकिस्तान में तो आपको पता है बचपन से लेके बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी जाती है, और उसको वो जो है बहुत ही क्रूशल रोल अदा करती है हमारी लाइफ में, इधर इफ देयर इज एनी एक्सीडेंट और वी आर डूइंग गुड। तो इनके अब जैसे इन्होंने नाहिद अख्तर ने बताया कि इनको बाकायदा जो है वो जिस तरह बच्चे को कोई संभालता है इस तरह से संभाला गया। सो उसने इनकी जो साइकोलॉजिकल जो मैं कहती हूँ कि कम बैक है उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी जितनी भी फैमिलीज हैं अराउंड में कि मेरी अपनी ग्रैंड डॉटर है तो वो उसको बहुत फैमिली सपोर्ट होती है। हर मदर वाज डूइंग हियर ग्रेजुएशन, लॉ में ग्रेजुएशन कर रही थी ऑस्ट्रेलिया में। मगर मेरी बेटी जो है टीनेज थी जब मैंने उसकी शादी उसकी कर दी कनाडा में, तो बट शी केप्ट ऑन स्टडीइंग एंड उसने ग्रेजुएशन किया हुआ था कनाडा से। सही। तो वो मुझे कहती है कि मामा जी मुझे कॉल करते हैं मेरे ग्रैंड किड्स, तो वो मुझे कहती है कि मामा जी मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पर कहती हैं कि हमें तो ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता जैसे तुम्हें मिलता है। लाइक शी सेड आई नेवर, लाइक मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी मॉम यहाँ पर नहीं है कनाडा में ना। तो सही। मामू और मतलब जब एक एक ब्लिंक ऑफ आई के साथ उसके पास खाला थी, वो मौजूद थी। तो ये चीजें बहुत काउंट करती हैं। फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती कि फैमिलीज के आपस में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, मगर उनको एड्रेस कैसे करना है, उनको एमिकेबली साथ लेके कैसे चलना है, मैनेज कैसे करना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज इट्स नॉट ओनली फॉर हर, इट्स फॉर देम एज वेल टू अपने अपनी जो हमारी रूहानी सफ़र है हमारी ज़िंदगी का, जिसको मैं भी आपको बता रही थी कि जो हमारा जो माइंड है, माइंड एक्चुअली हमारा हार्ट होता है, जो हमारी रूह होती है। तो अगर वो सही चल रहा है, अगर उसको अब उन्होंने जो भी किया, फैमिली जो भी करती है अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी, उनकी अपना भी एक ग्रोथ हो रही है, वो उनकी हेल्थ के ऊपर भी असरअंदाज होता है। मैं साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रही हूँ कि उनकी अपनी सेहत जो है वो भी उससे बहुत अच्छी रहती है, और उनकी जो हेल्थ है वो मुतासर नहीं होती। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि फैमिलीज को हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना चाहिए, सपोर्ट मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि किसी के ऊपर भी कोई भी मुश्किल किसी वक्त आ सकती है। सो इट्स ऑलवेज गुड। और फैमिली हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आप जहाँ पर पैदा होते हैं, पलते हैं, वहाँ से आपको वैल्यूज़ मिलती हैं, बिहेवियरल आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आप वहाँ टीन एज होते हैं, फिर आपकी शादियाँ होती हैं। ये जो फैमिलीज हैं, स्पेशली देखें शादी के बाद इन लॉज और आपकी फैमिली, दे प्ले अ वेरी क्रूशल रोल आपके बच्चों की आगे लाइफ में और आपकी लाइफ में। इसलिए ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रिलेशनशिप इज मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट निश जिसको मैं आगे लेके चलती हूँ, और फैमिली के साथ रिलेशनशिप इज वेरी क्रूशल। साजिदा, सोसाइटी को कैसे डील करना चाहिए इस तरह के लोगों के साथ, अगर सोसाइटी की हम बात करें तो? क्योंकि सोशली भी लोग काफ़ी, किसी के पास टाइम की किल्लत है या वक्त की कमी है, या लोग जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, यही मैं कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आप इसके बारे में बताइएगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी क्या हो सकती हैं? जी बिल्कुल, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं अभी कुछ दिन हुए हैं, मैं एक वॉलंटियर वीडियोस भी बनाती हूँ लोगों के लिए कि लोग इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। आप यकीन करें कि जितना वॉलंटियर वर्क यहाँ लोग करते हैं, और मुझे खुद इतनी खुशी अपना किसी से पैसे लेके नहीं होती जितनी कि आप ऐसे जो जिन लोगों को सोसाइटी में ज़रूरत है उससे होती है। कि आप कम फॉरवर्ड, जो भी आपके पास टाइम है ना, जो भी आपके पास बचता है, आप वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर रखें। और मैं अपने यंगस्टर्स के लिए भी ये मैं मैसेज देती रहती हूँ और वीडियो बनाती हूँ कि आप जो है थोड़ा सा टाइम ऐसा निकालें, जो आपके मोहल्ले में अगर किसी को ज़रूरत है तो जाके उसकी जो हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियल, मॉरल, आप जाके करें, बिकॉज दिस इज़ नीडेड।
हमारी सोसाइटी में इस चीज की जरूरत है, बेगरज होकर, किसी सेल्फिशनेस के बगैर। बिकॉज बिकॉज आपकी दो बॉडीज हैं, एक आपकी ये बॉडी फिजिकल, एक आपकी रूहानी बॉडी है। तो आपने उसकी जिला के लिए, उसको आप यकीन करें, जब आप वो काम करते हैं ना, आपकी बॉडी में कुदरती आपको कैसी फीलिंग आएगी ना, कि आपको वो पेड वर्क से नहीं आती। और बिल्कुल। जैसे अभी इनको जरूरत थी, जैसे इनकी फैमिली ने हेल्प की, अगर हमारे जो हमसाए हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो कंट्री के लोग हैं, हमारे इलाके के लोग हैं, अगर वो कम फॉरवर्ड होते हैं और वो उनको भी रिलीफ देते हैं, घर वालों को भी, और कहते हैं कि जी हम आपकी हेल्प करेंगे, और इनकी भी हेल्प करते हैं, हम आगे लोगों की हेल्प करते हैं, तो दैट इज रियली रियली कमेंडेबल। और इस्लाम में भी है। हम एज ए मुस्लिम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अभी भी टॉप पे हैं, जो बेस्ट ह्यूमंस हैं। उसका सिर्फ एक ही वजह थी कि वो इंसानियत को प्रिवेल करते थे। ही वाज रहमतुल लिल आलमीन, आलम के लिए वो रहमत थे। जिस खातून ने उनके सर पे कूड़ा फेंका जब वो बीमार हुई, तो आपने क्या किया? आपने जाकर उनकी मुकम्मल जो है हेल्प की। बिल्कुल। हम उनके पैरोकार हैं, और हमें वहीं से लेसन मिलता है। कुरान इज आर ज़ाब्ता हयात। एक छोटी सी मशीन घर में लाते हैं तो उसका एक मैनुअल होता है ना, तो हमारा एक पूरा मैनुअल जो है वो कुरान में है। और प्रॉफिट जो है हमारे, मे पीस बी अपॉन हिम, वो हमारे लिए मिशल राह है। तो ये तो एक बेस्ट चीज है करना। करके देखें, आप करके देखें, आपको आपको इतना अच्छा फील होएगा कि यू कैंट इवन बिलीव, यू विल बिल्कुल। फील आई एम अ डिफरेंट पर्सन। बिल्कुल, जी। क्योंकि अंदर का पीस, ज़हनी सुकून जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आपको इंसानियत की खिदमत में ही मिलता है। मदीहा से पूछते हैं, मदीहा आपकी रेसिपी में क्या चल रहा है? मैंने कुकिंग ऑयल लिया और मैरिनेटेड चिकन को मैंने ऑयल में पकने के लिए रख दिया। 4 मिनट एक साइड लगेगी और 4 to 5 मिनट एक साइड लगेगी, फिर हम इसे ढक के पकाएंगे। मैंने सॉस के लिए जो क्यूकम्बर है, खीरा, उसको मैंने ग्रेट किया है। लेमन जूस जाएगा, थोड़ा सा ग्रेटेड लहसुन जाएगा, थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा, काली मिर्च और नमक जाएगी। तो ये हमारी सत्सी सॉस रेडी हो जाएगी हमारे रैप के लिए। ज़बरदस्त। मदीहा, आपकी रेसिपी का हमें वेट रहेगा। मदीहा से हमारी गुफ्तगू और जारी रहेगी। मदीहा की भी रेसिपी का हमें वेट रहेगा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और नाहिद से भी हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। नाहिद से भी हम पूछ रहे हैं कि वक्त और हालात किस तरह बदलते जाते हैं। नाहिद, वक्त एक बहुत बड़ा मरहम है। आप यकीन रखती हैं कि वक्त के साथ सारे ज़ख्म जो हैं वो ठीक हो जाते हैं? अब आज मैं जब उस वक्त को याद करती हूँ तो गो के बहुत मुश्किल वो टाइम था, लेकिन अब मुझे याद भी नहीं कि वो कैसे गुजर गया। और हर मुश्किल के बाद आसानी का वादा अल्लाह का है, तो मुश्किलों के बाद आसानियाँ आई हैं और माशाल्लाह अब लाइफ जो है वो नॉर्मल हो गई है। मैं अपनी लाइफ से बहुत मुतमईन कोई हूँ। ऐसा वाक़या आप बताना चाहती हो जिससे आपको लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट लाइफ, इस अब ज़िंदगी में मुझे दोबारा खड़ा होना है? बस मेरी नेचर में है कि मैं ना टिक के नहीं बैठ सकती। मुझे मेरे अंदर है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करती रहूं। और मेरी प्रीवियस लाइफ, शादी से पहले की लाइफ मेरी इसी तरह से गुजरी है कि एक के बाद एक मुझे होता था कि मैं कुछ करूं। तो एक्सीडेंट के बाद जो है वो कुछ टाइम ही मैं बैठी हूँ, लेकिन उसके बाद फिर वही चीज़ मुझे तंग करने लगी कि मैंने उठना है और मैंने ऐसे नहीं बैठे रहना, मैंने कुछ करना है। लोगों को देखती थी तो मेरे अंदर और जो है वो एक चीज़ पैदा होती थी कि नाहिद अब आपने उठना है और दोबारा से अपनी प्रीवियस लाइफ की तरफ आना है। उसके बाद भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा लोगों से। डिफरेंट जगह में जाके मैंने लोगों को ज्वाइन किया, कम्युनिटीज़ में गई और अपने आप को दोबारा से मैंने उसी तरह से उठाया। ज़बरदस्त। ये कितनी अच्छी आपने एडवाइस दी है कि आपने अपने आप को जो है वैसे नहीं रखा, हिम्मत नहीं हारी। इवन आपने कहा कि मैं बहुत सारी और जगहों पे भी गई, बहुत कुछ सीखने। ये आपके अंदर होना चाहिए कि अगर आपके अंदर ये विल पावर मौजूद है तो आप इसमें जो है ना अपने आप को बेहतरीन साबित कर सकते हैं। वक्त हुआ चाहता है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक करते हैं आपको प्रोग्राम ब्रंच टाइम में। ब्रंच टाइम में आज गुफ्तगू चल रही है कि किस तरह एक हादसा जो है वो ज़िंदगी को बदल देता है, लेकिन उस हादसे के बाद आपने अपनी ज़िंदगी को दोबारा से कैसे शुरू करना है। हमारे साथ नाहीद मौजूद हैं, हमारे साथ हमारी लाइफ कोच साजिदा मौजूद है और हमारे साथ मदीहा भी मौजूद हैं जो बहुत ज़बरदस्त बना रही हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैं मदीहा से पूछना चाहूँगी, मदीहा अपनी रेसिपी के बारे में जल्दी जल्दी बता दीजिए। जी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी, जो मैंने सॉस के लिए योगर्ट तैयार किया था उसमें आप कोशिश कीजिएगा योगर्ट ऐसा इस्तेमाल करें जिसमें पानी की मिकदार कम हो। थिक योगर्ट होना चाहिए। अगर तो वो थिक नहीं है तो आप उसको कॉटन के किसी कपड़े में लपेट कर उसका जो सॉलिड पार्ट है वो इसमें ऐड करें और पानी को ड्रेन कर दें। और जो खीरा मैंने ग्रेट किया था उसका भी मैंने जूस जो है वो अलग कर लिया था, उसको निचोड़ कर उसका जो ग्रेटेड पार्ट था वो ऐड करना है। सही मदीहा, आपकी रेसिपी जो है वो आप अपनी जारी रखिए। हमारे साथ मौजूद है नाहीद। नाहीद, आपने माशाल्लाह बताया कि माशाल्लाह बहुत स्किल्ड हैं आप, फिर आपने अपने घर से अपना काम शुरू किया। काम बड़ा आपका खूबसूरत है, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। माशाल्लाह बच्चों के लिए बड़ा अच्छा और बड़ी खुशी का बाइस है कि माशाल्लाह इन्हें बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें ये बनाती हैं और ये माशाल्लाह क्रिएट करती हैं, क्रिएटिव हैं। ये आइडिया आपको कैसे आया, क्यों आपने इसको चूज़ किया, बताइएगा नाहीद, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड? बच्चों का ये कि बच्चे मुझे शुरू से ही बहुत अच्छे लगते हैं और चूंकि एक्सीडेंट की वजह से मेरे अपने बच्चे लेट हुए हैं काफ़ी, तो बच्चे अच्छे लगते थे और मेरे फैमिली के बच्चे मेरे हाथों में ही पले हैं। मैं चूँकि अपने घर में सबसे छोटी हूँ तो बहन भाइयों के बच्चे, इसी तरह मोहल्ले से बच्चे मैं उनको बुलाती थी अपने पास खेलने के लिए। तो बच्चे जब आते हैं तो ज़ाहिर है उनके लिए कुछ ना कुछ करना होता है, तो उनके लिए, उनको खुश करने के लिए मैं उनके लिए प्लेजेंट बनाती थी, ब्यूटीफुल सी पैकिंग करके उनको देती थी। वो खुश होते थे, उन्हें देख के मुझे खुशी होती थी। सही है, सही। तो इस तरह से एक दफ़ा एक मदर ने मुझसे कांटेक्ट किया कि आप जो ये बनाती हैं तो मेरे बेटे की बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि उनके फ्रेंड्स के लिए मैं आपसे ये बनवाऊँ ना। तो मैंने उन्हें बना के दिए, उन्होंने बहुत एडमायर किया, उनको बहुत पसंद आए। इसी तरह से और लेडीज़ को पता चला, तो इस तरह से उन्होंने मुझे अप्रोच करना शुरू किया और मैंने फिर ये काम स्टार्ट कर दिया। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। किस तरह से, मतलब आप जब भी किसी इवेंट पे, जैसे कि बर्थडे है, बर्थडे के लिए आपकी कोई स्पेशल पैकेजिंग है या आप जनाब खुद ही कुछ ना कुछ क्रिएट करती हैं या स्पेशली उनको कस्टमाइज़ करती हैं? बस वो ओकेजन के हिसाब से माइंड में कोई ना कोई आइडिया आ ही जाता है। उसके अलावा जैसे बर्थडे के लिए ये देखें आप, जैसे इसमें जो है वो अगर हम पर चाइल्ड हम इसे प्रेजेंट दें बच्चों को, इसमें ईद मुबारक का लिखा हुआ है। मैंने ये ईद पर मैनेज किए थे ना, तो इसके बर्थडे के भी होते हैं, तो उससे हम इसी तरह से कैंडीज़ को और स्वीट्स को जो है वो फिल करके हम उसके लिए बना सकते हैं। या ये बॉक्सेस हैं जिसके अंदर हम अपने चॉकलेट, स्वीट्स जो भी डाल सकते हैं और यहाँ मोनो लगा दें या हाथ से ही लिख दें हैप्पी बर्थडे, तो एक ज़रा यूनिक सा आइडिया हो जाता है। ये तो बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी आपकी जो है ये क्रिएशन है। और इसको बनाने में आपको कोई डिफ़िकल्टी, कोई थकन, कुछ नहीं? मैं बहुत शौक से बनाती हूँ ऐसी चीज़ें, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये काम करने में। और मैं फारिग टाइम में बच्चे जब स्कूल गए हुए होते हैं अपना काम में मैनेज करने के बाद बस मैं फिर लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ करने। वालदा बनना इस तरह की सिचुएशन में आप समझते हैं कि डबल जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं? डेफिनेटली डबल हो जाती हैं और बहुत मुश्किल है। जब इंसान अकेला होता है ना तो वो बहुत सारी चीज़ों को गिव अप कर देता है कि नहीं भी हुआ तो ठीक है चलेगा, लेकिन जब आप साहिब औलाद हो जाते हैं तो आपने हर चीज़ फिर बच्चों को देखते हुए अपनी तकलीफ भूल के। इसी तरह जब मुझे अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा जब साहिब औलाद किया, मेरा बड़ा बेटा हुआ, तो उस वक्त मैं ब्रेस पहनती थी। लेकिन आपको पता है बच्चा छोटा हो और उसने वॉशरूम वगैरह का उसके साथ हो तो बच्चे को तो लेके भागना होता है। तो वो मैं ब्रेस पहनने में मैं टाइम लगाती थी, उसे बांधना, उसे पहनना तो बड़ा मुश्किल होता था। एक दिन मैंने सारी चीज़ें उठा के फेंकी और ऐसे ही खड़ी हो गई बेबी को अपने लेके ना टॉयलेट ले जाने के लिए। तो बस अल्लाह मियाँ हिम्मत देता है और माशाल्लाह से ये कि बस हिम्मत मैंने नहीं छोड़ी तो साथ अल्लाह ने मेरा दिया है। तो इस तरह से सारी चीज़ें नॉर्मली होती गई, फिर रूटीन में आ गई और माशाल्लाह बेहतरीन। नाहीद, कितनी बड़ी बात है कि जब एक माँ है उस पर जब वक्त आए तो वो सब चीज़ें, अपनी हर तकलीफ़ भूल जाती है। साजिदा, मैं आपको यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहूँगी। पेरेंटल जिम्मेदारियाँ, एक आम इंसान आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, वो छोटी छोटी बात बच्चों की बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनका पेशेंस लेवल बहुत कम होता जा रहा है। इसी तरह बच्चों में हाइपर बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल के, क्योंकि ज़ाहिर स्क्रीन टाइम है बहुत ज़्यादा, बच्चों की लाइफ में का अहमियत इख्तियार कर गया पेरेंट्स से भी कहीं ज़्यादा। तो वहाँ पर पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे? और अगर पेरेंट्स इस तरह की सिचुएशन में हों जिनमें उनको किसी सहारे की ज़रूरत हो, दूसरों के लिए सहारा बनना, तो ये कितना मुश्किल है?
जी बिल्कुल। जैसे अभी इनकी मैं बात बहुत गौर से सुन रही थी कि जब इन्होंने कहा कि मैं ब्रेस लगाती थी और अपने बच्चे को वॉशरूम लेके जाना था, सो शी हैड द इंसेंटिव कि मैं इसको, हालांकि ये कर सकती थी क्योंकि कुछ अरसा होता है, 6 से 8 वीक्स जो है ना, या 10 वीक्स जो है, उसमें एक चीज का ना, आप पैरों पे ना खड़े होना या एक पेन जो है उस वो होनी ठीक है, मगर उसके बाद वो फिर साइकोलॉजिकल लेवल पे रह जाती है। आप अगर उसको कम्बैट करते हैं ना, मेंटली उसको कम्बैट करते हैं, तो देखें वो चल के चली गई। तो ये सबके लिए है जो भी किसी एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं या उनको कोई क्रॉनिक पेन है, तो आप 8 से 10 वीक्स के बाद ये आपके मेंटल लेवल पे होती है और आप उसको कम्बैट कर सकते हैं और आप एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप खुद से इतनी हिम्मत अगर नहीं जुटा पाते तो किसी से हेल्प ले लें वक्ती तौर पर, बट यू विल बी एबल टू बी ऑन योर फीट। मगर इनका तो साफ जाहिर है कि माँ जो होती है, माँ तो कुछ भी कर सकती है, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है ना। और आई रियली अप्रिशिएट कि इन्होंने किया और इनका ये पैशन था कि इनके अपने बच्चे को खुद से संभालें। और उसके अलावा ये है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा, आई वुड से कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हम लोग जो है ना, इधर के वो पाकिस्तान में हैं या बाहर हैं, दोनों जो हैं वो जॉब कर रहे हैं। दोनों पेरेंट्स जो हैं वो जॉब कर रहे हैं और जब वो वापस आते हैं वो इतने थके होते हैं। या आप ऐसा स्केड्यूल अपना बनाएं कि मतलब आप रेस्ट करके उसके बाद बच्चे को टाइम दे सकें, दोनों पेरेंट्स बारी बारी कि जो है उनको आपको वक्त देना जरूरी है, क्योंकि हम गेट रीड करते हैं। मैंने ये देखा है कि बच्चे से हम गेट रीड करते हैं, कहते हैं कि चलो इसको स्क्रीन टाइम, इवन कि जब वो खाना खा रहे होते हैं, जो कि किसी लिहाज से भी मेडिकली भी है, वो मेडिकल बैकग्राउंड लाइक किसी लिहाज से ठीक नहीं है। एक कॉमन सेंस की बात है कि जो बच्चे की सर्कुलेशन है ना, उसकी उस वक्त स्टमक की तरफ होनी चाहिए, मगर वो वॉच कर रहा है उसकी जो सर्कुलेशन है वो देखें किधर जा रही है। तो उसके स्टमक के लिए भी, एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि आप उसको खुद से शुरू से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप से, फैमिली से। एज वी टॉक्ड अबाउट द फैमिली बिफोर, हमारे वक्तों में ये होता था कि पेरेंट्स जो है वो साथ बैठते थे, बात करते थे। सही। मुझे अब मैं ज्यादातर अपने वालिद का और अपने टीचर्स का और अपने उन लोगों का जिक्र करती हूँ, बिकॉज दे गेव अस। एक होती है किताब से सीखना, एक होता है इंसानों से सीखना, सही। वो बहुत जरूरी है। वो हम पैस ऑन करते हैं, रेस बाय रेस आगे हम पैस ऑन करते हैं। तो इसलिए आजकल के जो पेरेंट्स हैं, अगर वो खुद से ये चीज नहीं उनमें है तो वो उसके लिए कोई काउंसलिंग लें कि किस तरह से, क्योंकि पहले 5 साल आपने अपने बच्चे को ये समझेंगे इम्प्रिंट एज है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई स्ट्रेस ऑन इट ऑल द टाइम। राइट। आपके फर्स्ट 5 years जो आपके बच्चे के हैं, आप उसमें जो प्रिंट कर देंगे वही आपका बच्चा बनेगा। गीला मत करें बाद में। कितनी उसके बाद आप खूबसूरत जैसे जी, जी, कितनी जैसे ज़बरदस्त लोगों आपने बात की को है साजदा के पहले 5 साल जिसमें जो है पेरेंट्स भी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, पेरेंटिंग का ज़ाहिर है सबका न्यू एक्सपीरियंस होता है कि कुछ का हो भी चुका होता है, लेकिन उस दौर में आप बच्चे को जो बनाना चाहेंगे बच्चा आपका वही बनता है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल ड्रॉप होगी। कॉल आप भी हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए, अपनी स्टोरी हमसे शेयर कीजिए, या हमारी गेस्ट से जो है वो आप ज़रूर कोई ना कोई सवाल जो है वो आप पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। जी मैं नाहिद से पूछना जी। नेक्स्ट कॉल भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक शुरू किया। बहुत शुक्रिया। तो मेरी बेटी है, उसको डिप्रेशन है, तो मैं आपके साथ बहुत कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी कोई बात और सुनने वाला नहीं है। तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो मेरी बेटी जो है ना, वो डिप्रेशन का कई सालों से पेशेंट है, लेकिन ठीक हो जाती है बिल्कुल। एक इंजेक्शन लेना होता है, बस एक इंजेक्शन उसको मिलता है मंथ में, तो वो ठीक हो जाती है और सारी एक्टिविटी, सब शॉपिंग, सब कुछ काम कर लेती है। लेकिन अब इन दिनों वो मेरे से जा चुकी है, मेरे घर से जाके अपने घर अलग अलग फ्लैट में रह रही है। तो मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ। तो मैं ही उसकी हर वक्त केयर करती हूँ, उसका कपड़े, उसके कुकिंग वगैरह, उसके लिए शॉपिंग, उसके लिए हर चीज मैं खुद करती हूँ। और लेकिन वो मेरी बात सुनती नहीं है बिल्कुल। वो डिप्रेशन अल्लाह किसी को ना करे, ये बहुत सबसे बुरी बेकंट्रोल बीमारी, इसके पे कोई कंट्रोल। मैं उसकी माँ हूँ।
सही, ये इतना मैं कहती हूँ आजकल का बहुत बड़ा इशू है साजिदा, कि डिप्रेशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा, आपको किसी भी वक्त किसी भी वजह से हो सकता है। और अगर इस तरह के लोग हैं, जैसे एज अ पेरेंट इनका भी डिप्रेशन लेवल है कि मेरी बच्ची है, मैं उसको लुक आफ्टर करती थी, अब वो मेरे से अलग है, वो कॉन्फिडेंस कैसे जो है वो बिल्डअप हो और किस तरह जो है उससे निकला जाए और क्या वो करें, प्लीज़ एडवाइस कीजिएगा साजिदा। जी जी, मैं बिल्कुल उनको अंडरस्टैंड, अब उन्होंने अपना नाम शायद बताया या नहीं मुझे समझ नहीं आया, मगर मैं उनको ये जरूर एडवाइस करूंगी यहाँ से कि देखिए, मुझे पता है कि वो माँ है, वो स्ट्रेस्ड हो जाती है, और भी जो पेरेंट्स होते हैं वो स्ट्रेस हो जाते हैं, और वो फिर उन्हें समझ नहीं आती कि हम किस तरह से अपने बच्चे से बात करें। सही। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बच्ची जो है वो मूव आउट हो गई है, क्योंकि मे बी लाइक ये अपने इमोशंस को उस तरह से चैनलाइज नहीं कर सकी कि उससे किस तरह से बात करनी है, या वो भी ऑब्वियसली शी माइट बी इन यूके, राइट? जी, ये ये यूके में है। जी जी ये जी। उन्होंने नहीं तो बताया, लेकिन आई थिंक जी लगता तो यही है ना, जी। लग यही रहा है कि शी मूव्ड आउट, क्योंकि 18 साल के बाद यहाँ बच्चों को आजादी होती है कि वो मूव आउट हो सकते हैं। हम्म। तो बात यह है कि जब बच्चा आपसे बात करे, वो खुद ऑलरेडी ऐसी, अव्वल तो आई एम नॉट श्योर कि उसके बैकग्राउंड में क्या है, किस तरह से डिप्रेशन हुआ, क्या, देखिए उसकी एक हिस्ट्री होती है, एक होता है पैदाइशी होता है, आई एम नॉट श्योर उसमें भी माँ के पेट में माँ जिस सर्कमस्टेंसेस से गुजर रही है, या वो चीजें भी इफेक्ट करती हैं। सही। मियाँ बीवी का रिलेशनशिप उस दौरान भी इफेक्ट करता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक बच्चा बना रहे हैं, एक नई जनरेशन को जन्म दे रहे हैं, वो आप एक पूरी इरा आगे जो है उसको इनिशिएट कर रहे हैं ना, एक इंसानियत को जन्म दे रहे हैं, एक सिर्फ बॉडी नहीं है, एनिमल्स, वी आर नॉट एनिमल्स। हम्म। तो अब ये है कि बच्चे से जब बात करें तो उसकी लिसन करें पूरी बात। वो जितना भी अग्रेसिव हो रहा है, वो एक डिप्रेशन में है, आप उसको सुने, सिट बैक करके आराम से सुकून के, चाहे वो आपकी बिल्कुल वैल्यूज के खिलाफ बात कर रहा है, आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, आप ठंडा सांस लें और आराम से बैठ के अपने बच्चे की बात सुने, उसकी सिचुएशन को समझें, क्योंकि मे भी उन्होंने कहा है कि वो एक इंजेक्शन भी लेती है, उसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जो आपका पार्ट है, आपका पार्ट ये है, आप ऑब्वियसली आप नहीं चाहती कि आपका बच्चा आपसे दूर हो, फिजिकली तो वो दूर होगी, मगर इमोशनली आप उसके क्लोज हो सकती हैं, अगर आप मुझे उसको आप सुन रही हैं तो आप उसको, उसकी कोई भी बात हो, वो कोई भी आपसे बात करती है जो आपकी वैल्यूज में नहीं भी फिट होती, फिर भी आप उस बात को सुनिए और उसको ऊपर फिर सोचिए, थोड़ा पॉज कीजिए, उसके बाद फिर आप उसको जवाब दीजिए और उससे डिस्कस कीजिए पॉजिटिव वे में। इसके बजाय कि आप उसको नेगेटिव लेके जाएं, आप उसको पॉजिटिव वे में अपने बच्चे से बात करें, और इस तरीके से आप एक कनेक्शन बनाएं अपने बच्चे के साथ। सबसे पहले उसके साथ एक कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने दुख आपसे शेयर करे, अपनी गलतियां आपसे शेयर करे, उसे डर ना हो कि मैंने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो वो तो मतलब मुझे आगे से ऐसे स्कॉल्ड करेंगे। हम्म। तो हम खुद ही पहले बैरियर्स क्रिएट कर लेते हैं ना, कि मरियम के भाई ये बच्चा हमसे शेयर ना करे, वो जाके बाहर शेयर करता है। बिल्कुल। उसको इमोशनल, एक जज्बाती इमोशनल दोस्त चाहिए अपने घर में। हम्म। और अगर वो माँ बन जाए, अगर वो अपनी बहन बन जाए, अगर वो अपना वालिद बन जाए, इससे ज्यादा क्या है बताइए? सही। सबसे ज्यादा तो वही उसके साथ सिंसियर है, मगर बिल्कुल। उसके माइंड को नहीं पता चल रहा कि ये मेरे साथ सिंसियर, उसने ये देखना है कि ये मेरे साथ रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, कैसे बात करें। बाहर का बंदा अगर बात सुनेगा तो दे विल गो देयर। अब जैसे बच्ची जो है वो घर से मूव आउट हो गई, तो यही मेरी तरफ से उनको सलाह है कि आप मोहब्बत करती हैं ऑब्वियसली, बट मोहब्बत का इजहार कैसे करना है वो आपको सीखना होगा, कि आपने किस तरह से सिट बैक करके उसकी हर बात को सुनना है, ताकि वो समझे कि आप उसकी दोस्त हैं, आप उसकी माँ नहीं हैं, आप एक दोस्त हैं। आप, वो आपके साथ हर चीज शेयर करे प्यार से, मोहब्बत। माय डैड यूज्ड टू से कि स्वीट वर्ड्स कॉस्ट नथिंग बट बाय एवरीथिंग। हम्म। तो बात यह है कि आप अपनी ही बेटी से बोलना है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो अपने ही बच्चे से बात करनी है तो क्यों ना जो दिल में प्यार है उसको जुबान से भी इजहार करें, सही। तो दुनिया बदल जाती है। ऐसे ही, बिल्कुल सही कहा आपने साजिदा, दुनिया जी बदल जाती है आपके कुछ अल्फाज से, चाहे वो मोहब्बत के हों, शफकत के हों, प्यार के हों, या पॉजिटिव बात के हों। डिप्रेशन की बात हुई है ना, ही डिप्रेशन से आप कैसे निकली, आपको कितना डिप्रेशन हुआ, पेरेंटल डिप्रेशन कैसा है, जल्दी से बताइए। डिप्रेशन से निकलने के लिए बस मैं अपने आप को याद करवाती रही कि मैं नाहीद हूँ और मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मुझे हिम्मत करनी है। कुछ फैमिली से बहुत सपोर्ट मिली, हस्बैंड की बहुत सपोर्ट मिली कि
लोगों के बहुत ज़्यादा भड़काने के बावजूद उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ जुड़े रहे। और उनका भी अल्लाह पे तवक्कुल था कि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहते हुए सुभान ये अल्लाह, जी। सोचा उन्होंने कि एक ना एक दिन इसने खड़ा हो जाना है। तो मुझे बहुत सपोर्ट रही और इन सारी सपोर्ट्स ने ही मुझे और हिम्मत दी इस चीज़ से निकलने के लिए। सही। तो ये डिप्रेशन जो है आपने मतलब इसको इस तरह से फेस किया। जी। ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे आपने बताया आपके हस्बैंड हैं, लेकिन बच्चों के साथ आप किस तरह से डील करती हैं अगर कोई आपको डिप्रेशन हो जाए तो? बच्चों के साथ ये कि चूंकि मैं अकेली हूँ, बच्चे मैंने खुद ही संभालने हैं। और माशाल्लाह बच्चे मेरे वो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट कह लें कि मुझे इतना तंग नहीं किया बच्चों ने। सही। और शुरू से साथ रही हूँ, एक अटैचमेंट रही है, तो मेरी बात को ओबे भी करते हैं, सही। समझते हैं। और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि हमारी मम्मा इस कंडीशन में है तो हम उनको तंग ना करें। तो जो कहती हूँ वो सुन लेते हैं बेचारे। सही। साजिदा, मान अगर लेते कोई हैं। इस तरह की लड़की जैसे कोई ज़िंदगी में आपके आए जिसके साथ ऐसा हादसा पेश आया हो, आप उसे क्या एडवाइस करेंगी? मैं यही एडवाइस करूँगी कि हिम्मत ना हारें, हिम्मत रखें। और मुश्किलात सब पे आती हैं, आजमाइशें किसी के ऊपर एज के अर्ली एज में आती हैं, किसी के ऊपर बाद में आती हैं, लेकिन आजमाइशें हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, हमें निखारने के लिए आती हैं। तो अपना ताल्लुक़ जो है वो खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और हिम्मत के साथ जो है वो उस कंडीशन से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो अल्लाह आपका ज़रूर साथ देता है। ज़रूर साथ देते हैं। अल्लाह पे तवक्कुल जो है आप ज़रूर रखें। साजिदा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी आजकल की सोसाइटी का, कि जहाँ कहा जाता है कि ज़हनी माजूरी भी बहुत ज़्यादा होती है हमारे माशरे में जिस्मानी माजूरी की निस्बत, आप इसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगी और आप क्या समझती हैं इसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं अपने माशरे में? जी जी, ये सबसे बड़ा इशू है। जो आपकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी है ना, वो आपको उस हद तक सफर नहीं करती जितनी आपकी मेंटली अगर आप कॉम्प्रोमाइज्ड है ना। हमारी जो अखलाकियात हैं, सारी हमारी जो सारी वैल्यूज हैं, हमारी जिंदगी की हर चीज का दारोमदार जो है वो हमारी जहनी मुस्बत सोच से है। वी नीड टू बी वेरी पॉजिटिव। इवन के कोई आपसे आपका कोई कंपेटिटर भी है ना, तो आपके साथ वो कुछ भी करता है, कुछ भी आपको कहता है, पेरेंट्स आपको डांटते हैं, दोस्त आपको कोई ऐसी बात कह देते हैं, आपने उसको कोशिश करें कि आप उसको पॉजिटिव वे में लें कि ये जो बात है ना, जो मुझे इसमें इस्लाम में भी है, कुरान में है कि आप हसद नहीं करें, रश करें। उसमें ये चीज आ जाती है कि जब आपसे कोई कुछ कहता है तो आप ये सोचें कि इससे मैंने इसको गुस्से को जब आप चैनलाइज करते हैं जो आपका रिएक्शन होता है। अब आपको कोई कहता है तुम तो इस काबिल ही नहीं, तुम में तो ये एबिलिटी ही नहीं है। जब आप अपने जहन में उसको पॉजिटिव वे में प्रोसेस करते हैं ना, तो आप कहते हैं कि मैं ये चीज करके दिखाऊंगा कि मैं इस काबिल हूं कि नहीं हूं। राइट? आप इसको इस वे में लें, बजाय इसके कि आप उसको बैठ के सोचें कि हाँ मुझे उस बंदे ने ये कह दिया, वो फलानी खातून मुझे ये बात कह रही थी। आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, आप आगे बढ़ने की सलाहियत को डिमिनिश कर रहे हैं। सो आपने हर चीज को, हमारे माशरे में मैंने ये चीज देखी है कि हम साइकोलॉजिकली, एक बच्चा है मेरे साथ सोशल मीडिया का काम करता था, तो मैंने उसका स्टेटस देखा, उसने बहुत डिप्रेसिव स्टेटस जो है वो लगाया हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा व्हाई हैव यू डन दिस? क्योंकि जब आप शुरू ही आप स्टेटस ही ऐसा लगा लेंगे, जब आप ऐसी सोच के साथ दिन शुरू करेंगे, आप अपनी अपनी पूरी जिंदगी को मिस कर रहे हैं। तो आप चाहे कितनी भी मुश्किल में हैं, जैसे ये 3 का एक्सीडेंट हुआ था, या और लोग हैं जिनके पास लाइक वो समझते हैं जी हम इकोनॉमिकली बहुत पीछे हैं, उसका ये हल नहीं है कि आप उसको लेके आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढें। प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं करें, आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढें। और हमें जहनी तौर पर हेल्दी होना बहुत जरूरी है। देखिए गाड़ी वहीं जाती है जहां पर ड्राइवर लेके जाता है। आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आपकी सोच है। आपकी सोच जो है वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है, और आपके इमोशंस जो हैं अगर वो बैलेंस्ड हैं, अगर वो चैनलाइज्ड हैं, आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और आपकी जो हेल्थ है, आजकल जितनी भी बीमारियां हैं, ये एक लेटेस्ट रिसर्च है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली आपकी सोच से है। और वो आपकी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ना, उनको जाके वो इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए अपनी सोच को हेल्दी रखें। किसी के ऊपर भी हर वक्त तनकीद करनी
गलत सोच रखनी उनको कुछ नहीं कहती, ये आप अपने माइंड में रख लें। सही। आप अपने आप को खराब कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं, आप अपनी सेहत, अपनी ये जो फिजिकल बॉडी है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्हों इवन के उनके कैंसर जो हैं वो रिवाइव हो, मतलब ठीक हो जाते हैं उधर से, वो सिर्फ अपनी एक सोच को पॉजिटिव। देखिए ना, कई लोगों को जब कैंसर होता है तो उनको ये बताया जाता है, बिजनेस भी बहुत हो गया ना मेडिकल में, तो आप कि भाई ये जो आपका कैंसर जो है 8 साल के बाद दोबारा से आ जाएगा, 10 साल के। वाई, आप क्यों ये जहन में रखते हैं आपके मुझे नहीं होगा? तो आपकी सोच जो एक मैं एग्जांपल देती हूँ, एक पायलट था, वो कैंसर का पेशेंट हुआ और वो आया हॉस्पिटल में, तो उसको ना ऐसे ही डॉक्टर्स ने कहा कि ये एक उसके ऊपर ऐसे मेडिसिन ट्राई करने के लिए उसको कहा ये गया कि ये जो मेडिसिन है ना, इससे ये क्योर आ गई है कैंसर की। सही। इतना सा उसको कहना था कि वो बेड से उठा, ठीक हो गया, वो दवाई ले रहा था, ही स्टार्टेड फ्लाइंग अगेन। सोचे ये आपके माइंड मिरेकल्स जो है वो किस तरह के हैं। एंड मेरे यहाँ से मैसेज हर उस इंसान को है जो समझता है कि मैं जिंदगी में ये नहीं कर सकता, वो नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। हर बंदे में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई क्वालिटी रखी है। कम ऑन, लुक इनसाइड यू, यू हैव अ लॉट देयर। Allah has given you a lot of qualities. Don't underestimate your worth. Don't underestimate yourself. Where there is will, there is way. अच्छा, वो बंदा जी उसको वो फ्लाई कर रहा था तो उसकी कई अखबार उसने पढ़ लिया कि वो दवाई तो फेल हो गई है। माइंड की चीज देखें, वो उतरा जहाज से, वो वापस आया, बेड रिडन हुआ और पैसे हो गया। तो ये बात है कि जो आपकी, और खासतौर पे एक मुआशरे को बनाने के लिए, एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए आपकी हेल्दी सोच होनी बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है। दूसरों की हेल्प करनी, अपनी हेल्प आप तभी कर सकते हैं जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे, बिल्कुल। याद रखें। और सेहतमंद जो जहन, मुआशरा है ना, सेहतमंद, जी, सेहतमंद जहन, सेहतमंद ज़िंदगी। बहुत शुक्रिया साइदा, इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू का, आपके पेरेंट्स का, हम आपके बहुत मशकूर हैं। और नाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। आप जाते जाते कुछ कहना चाहें? बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, हालात जैसे भी हों। आप अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि एक शेर है कि अगर हंसना है तो हंसना है, अगर रोना है तो रोना है, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने अपनी लाइफ में यही चीज़ रखी है कि मैंने लोगों की परवाह नहीं की। बहुत लोगों ने हुटिंग की कि देखो अब इसका क्या हाल है, किस तरह से है, तो मैंने यही कहा कि जो है वो है। मैं इसी चीज़ में जो है वो दोबारा आपको सब कुछ करके दिखाऊंगी। और आज माशाल्लाह मैंने जो जो खोया था वो सब आज मेरे पास है, वो सब मैं हासिल कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अपनी लाइफ से मुतमईन हूँ, मुझे कोई किसी से कोई गिला कोई शिकायत नहीं है। क्या बात, बेहतरीन मिसाल हैं आप, और अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में मज़ीद इजाफा फरमाए। मदीहा से भी मैं पूछना चाहूँगी, मदीहा आपकी डिश भी रेडी है और आप भी कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि पॉजिटिव रहा करें, क्योंकि पॉजिटिविटी आपको एक दिन सक्सेसफुल करती है। तो ये मैंने अपनी लाइफ से भी सीखा है। जब आप रिग्रेट में रहते हैं तो फिर रिग्रेट ही रहता है आपको हर सारी लाइफ। तो ये मेरी रेसिपी तैयार है। मैं आपको इसके बारे में ये कहना चाहूँगी, मेरे पास अभी रैपिंग शीट नहीं थी कोई। जब आप पिकनिक के लिए जाएँ तो यकीनन इसको आप रैपिंग शीट में ज़रूर पैक कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। ज़बरदस्त मदीहा, बहुत शुक्रिया। मदीहा आपका बहुत शुक्रिया, हमारे गेस्ट का, और बहुत शुक्रिया आप सबका देखने का प्रोग्राम। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और याद रखिए, ज़िंदगी में कोई भी लम्हा आए, कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुशियाँ दीजिए, खुशियाँ बांटिए, ताकि आपको ज़हनी सुकून मिल सके, ताकि आपको ज़िंदगी में जो है इत्मीनान आपकी ज़िंदगी में आ सके। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।